Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम मुगल शासक बाबर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के रिलेटेड चाहिए, कोई भी एग्जाम हो, आईएएस तक के लेवल का एग्जाम भी हो, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, बहुत काम आएगी आपके। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर, देखिए बाबर की तस्वीर है ये मुगल वंश का संस्थापक यही था। मतलब मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में भारत में। चलिए पूरी तरीके से देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये जानिए बाबर का जन्म। बाबर का जन्म भैया वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था इसका जन्म, और 1483 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस नाम से ये इसका पूरा नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ पे? फरगना में। उसके बाद देखिए, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां, जो मंगोल नेता था, उसका 14वां वंश था। तो इसके जो पूर्वज थे वो मंगोल थे, और मंगोल को ही फारसी भाषा में मुगल कहा जाता है। इसीलिए मुगल हम कहते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल नाम इसीलिए पड़ा, ठीक है। अब जो बाबर का परिवार है ना, वो तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। और बाबर के पिता का नाम देखिए क्या था? उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा। इसके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की टाइटल रखते थे, मिर्जा का पद रखते थे। अभी बाद में इसके बाद बादशाह का पद आ जाएगा, बताऊंगा कैसे। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया था। मतलब 1494 में ये शासक बन गया था 11 वर्ष की आयु में। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया था। उसका देखिए 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग दिया, और कौन सी उपाधि ले ली? पादशाह की उपाधि ले ली थी। कौन सी? पादशाह की। अब इसके बाद जब देखेंगे पद पादशाह की उपाधि ले लेंगे, इसलिए फिर वो बादशाह कहलाएगा। आगे चल के देखेंगे। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध था। अब देखिए 5 बार आक्रमण किया था भाई बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था भारत में। तो पहला अभियान जो 1519 ईस्वी में था, यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध हुआ था, वो पांचों देखिए 1519 में तो 2 लड़ गए थे। मतलब 2 युद्ध जो हो गए थे। 1519 में इसने 2 बार आक्रमण किया था भारत में, और एक बार 1520 में किया था, और एक बार 1524 में किया था। और जो 5वीं बार 1526 में किया था वो सब जानते ही हैं। 1526 में जो कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, वो इम्पोर्टेंट है, वो वहीं से पढ़ना है हमको ज्यादातर। इस अभियान में बाबर ने बाजो और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया, इन जगह को अपने अधिकार में कर लिया 1519 में, ठीक है। और यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर का इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, बाबर इसलिए सक्सेस हुआ था क्योंकि उसने जब भारत में आक्रमण किया था, तो भारत में पहली बार जो तोपों का यूज किया था वो बाबर ने ही किया था। इसलिए जो भी लड़ाइयां करता था वो कम सैनिकों के साथ ही वो जीत जाता था। उसका देखिए 1524 ईस्वी में चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद हो गया भैया। इब्राहिम लोदी कौन है? उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो है लोदी वंश था, वो चल रहा था। लोदी वंश चल रहा था, और लोदी वंश का जो आखिरी राजा था वो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। और लोदी वंश की स्थापना आपको मालूम ही होगा, बहलोल लोदी ने की थी। तो बाबर के आने से ही दिल्ली सल्तनत का जो है वो अस्तित्व खत्म हुआ था। मतलब लोदी वंश को जो समाप्ति हुई थी बाबर के आने से हुई थी। जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ उसके बाद मुगलों का राज चला, मुगल वंश चला, ठीक है। अब देख लेते हैं। मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां, जो कि उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां और आलम खां बहलोल खां का पुत्र था, को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। भैया क्या हुआ? दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच में मतभेद हो गया था। तो दौलत खां ने 2 जनों को भेजा था, दिलावर खां जो कि उसका खुद का पुत्र था, और बहलोल खां के पुत्र आलम खां को भेजा था।
भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने के लिए। ठीक है। और उसी टाइम पर राणा सांगा जो कि राजपूत थे, उन्होंने भी न्योता दिया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। बाबर को न्योता दिया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो राणा सांगा चाहते थे दिल्ली पर उनका राज हो जाए, मगर आप देखेंगे इन सबका जो है दांव वो उल्टा पड़ जाएगा और बाबर खुद यहाँ स्थायी रूप से रहने लग जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं। अब दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। ये मैंने ये बताया आपको कि इन्होंने न्योता क्यों दिया था। दौलत खां जो है पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, कि वो चाहता नहीं था कि जो लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी, उससे उसके लड़ाई वड़ाई हो और वो हार जाए, इसलिए वो चाहता नहीं था, इसलिए उसने ये प्लान किया था। और आलम खां जो था वो क्यों गया था, किसी भी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था। आलम खां की भी यही इच्छा थी और वैसे ही राणा सांगा की भी यही इच्छा थी। राणा सांगा संभवतः बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवा कर स्वयं दिल्ली का सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। मतलब अफगान मतलब कौन है, जो ये लोधी वंश था ये अफगानी थे। इसके पहले जो सैयद वंश है वो तुर्की थे और लोधी वंश जो है वो अफगानी थे। तो वो अफगानों की शक्ति, मतलब इसका कहने का मतलब यही था कि इब्राहिम लोधी को हटाकर दिल्ली का खुद दिल्ली के सिंहासन में खुद बैठना चाहता था। ठीक है, इसलिए अपने चौथे अभियान 1524 में उसने क्या किया बाबर ने, देखिए, लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया भैया। अब लड़ाई होगी पानीपत की लड़ाई। ये इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं, जो 4 लड़ाइयां हैं 26, 27, 28, 29। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। इस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, जो कि लोधी वंश का आखिरी राजा होगा। लोधी वंश आपको अगर कोई पूछे तो कब तक चला, 1451 से 1526 तक चला था ये। ठीक है। और इब्राहिम लोदी आपको मालूम होना चाहिए, इब्राहिम लोदी जो है वो सिकंदर लोदी का बेटा था। अगर ये सब आप नहीं जानते तो एक वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, दिल्ली सल्तनत। हमारा क्रैश कोर्स देखेंगे, उसमें दिल्ली सल्तनत एक छोटा सा वीडियो है, बहुत कम टाइम का होगा, 30-40 मिनट का। उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दोनों ओर की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और यह युद्ध आरंभ हो गया 21 अप्रैल को 1526 को, और दोपहर तक ही इसका निर्णय हो गया। दोपहर तक निर्णय हो गया। क्यों निर्णय हो गया? क्योंकि तोप का यूज कर रहा था ये बाबर। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया और मारा गया, और उसको मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा, एक बाबरनामा है पुस्तक, इसने खुद लिखी है बाबर ने। क्या नाम है? बाबरनामा। तुर्की लैंग्वेज में है, इसका भी जिक्र मैंने आगे किया हुआ है। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया है। क्यों 12,000 से जीत गया? क्योंकि तोपों का यूज किया था। और आगे देखते हैं, पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज, 2 नाम है देखिए, उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं ली। उस्ताद अली और मुस्तफा जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाज थे, वो भी पानीपत की लड़ाई में शामिल हुए थे। ठीक है। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई है। इसके लिए, इस उदारता के लिए इसको क्या किया गया? कलंदर की उपाधि प्रदान की गई है। पूछा था एग्जाम में, कलंदर की उपाधि किसको प्रदान की गई है? तो बाबर को प्रदान की गई है। उसका देखिए 17 मार्च 1727 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जो कि दूसरा युद्ध था, यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, लड़ा गया था। आपको मालूम होगा राणा सांगा जो राजपूत थे, उन्होंने एक न्योता दिया था और यही दांव उल्टा इनके ऊपर लग गया। अब राणा सांगा को लगा है तो भैया ये तो घुमटकर टाइप का था, ये तो मैंने सोचा कि आएगा लूट उट के लेके चला जाएगा सब, मगर ये तो रहने लग गया। तो राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा 17 मार्च 1527 ईस्वी में, इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, जिसमें राणा सांगा की हार हो गई थी। ठीक है। और फिर 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें वहां के सूबेदार मेदिनी राय को उसने हरा दिया था। मेदिनी राय को हरा दिया था। अब जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, खानवा के युद्ध के बाद, जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि ली थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये पूछा जाता है। ठीक है।
और जो चौथा आखिरी युद्ध इसने अपने जीवन का लड़ा था 6 मई 1529 ईस्वी में, बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया था, जो ये अफगानियों की सेना थी। तो ये किसके साथ हुआ था? अफगानियों और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और ये बाबर जीत गया था। इसने यहाँ आकर 4 युद्ध लड़े थे, सारे जीत गए थे। क्यों? तोपों की बदौलत से। उसको देखिए, बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत पर राज्य कर सका और लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। आगरा में मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में इसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया था, परंतु अंतिम रूप से बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसका मकबरा कहाँ है? काबुल में है। एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। उसमें जितने भी मकबरे थे मुगल शासक के, इंपॉर्टेंट मुगल शासक के, वो सबका मकबरा कहाँ कहाँ है, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, मैंने उसमें वीडियो बनाया हुआ, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, बाबर योग्य शासक होने के साथ साथ वो तुर्की भाषा का बहुत बड़ा विद्वानी भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की है। बाबरनामा की उसने खुद ही रचना की है भैया, वो भी तुर्की लैंग्वेज में है, जिसको फारसी भाषा में बाद में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ये कब ये किया गया था? ये अकबर के टाइम पर किया गया था, इसका अनुवाद अकबर के टाइम पर। जो अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, ये नवरत्न था, जो जानते हैं अकबर के 9 नवरत्न थे, और नवरत्न में अब्दुल रहीम खाने खाना भी था। और अब्दुल रहीम के पिता जो बहुत ही फेमस, आप सब जानते हैं, बैरम खां को जानते होंगे। बैरम खां जो संरक्षक था अकबर का, उसके ये बेटे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। और खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान। ये उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लीडेन और अस्किन ने 1826 ईस्वी में बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बाबर के बारे में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको बाबर के बारे में मिल जाएगी। इसके बारे में जो भी मुगल प्रसिद्ध शासक है उनके बारे में इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम के रिलेटेड, और समझने में भी आसानी रहेगी आपको। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।